नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको सल्तनत कालीन प्रशासन के विषय में बताएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सल्तनत कालीन प्रशासन। सल्तनत कालीन प्रशासन। अब देखिए, सल्तनत कालीन प्रशासन के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत आप केंद्रीय प्रशासन जानेंगे, फिर केंद्रीय प्रशासन के साथ आप प्रांतीय एवं अन्य स्थानीय प्रशासन इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके अतिरिक्त आप इस काल की सैन्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे, सैन्य प्रशासन, न्याय व्यवस्था, और फिर भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, ये सब चीज़ें प्रशासन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सल्तनत कालीन प्रशासन में ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। अब एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन अगर देखें तो केंद्रीय प्रशासन का केंद्र बिंदु सुल्तान की राजधानी होती थी। जो सुल्तान की राजधानी है वही केंद्रीय प्रशासन का केंद्र बिंदु है, वहीं से केंद्रीय प्रशासन का संचालन किया जाता था। अब सल्तनत काल में जब राजधानी का प्रश्न आता है तो आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में सल्तनत की राजधानी लाहौर थी। फिर आप देखेंगे कि इल्तुतमिश से लेकर के और बहलोल लोदी तक अगर आप देख लें, बहलोल लोदी तक ये दिल्ली राजधानी रही। और फिर आप देखेंगे कि सिकंदर लोदी से लेकर इब्राहिम लोदी तक सल्तनत की राजधानी आगरा थी। तो देखिए, ये सल्तनत काल में राजधानी रही। ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाई थी, इल्तुतमिश ने दिल्ली को बनाई, फिर बहलोल लोदी के समय तक दिल्ली ही रही, फिर सिकंदर लोदी ने आगरा को बनाई और इब्राहिम लोदी के समय तक आगरा। लेकिन सल्तनत का सबसे अधिक समय तक प्रतिनिधित्व दिल्ली से हुआ, यानी सबसे अधिक समय तक सल्तनत की राजधानी दिल्ली ही रही। यही कारण है कि सल्तनत को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो केंद्रीय प्रशासन का केंद्र बिंदु राजधानी होती है और राजधानी समय समय पर बदलती रही। अब केंद्रीय प्रशासन में अगर आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान सुल्तान का होता था। सुल्तान ये केंद्रीय प्रशासन का सर्वे सर्वा होता था। सुल्तान, सुल्तान का मतलब क्या होता है? जो राज सत्ता का स्वामी हो। तो सत्ता का जो भी स्वामी होगा वो सुल्तान कहलाएगा। अधिपति, क्षेत्र विशेष का स्वामी ही सुल्तान है। तो सल्तनत का जो स्वामी है वही सुल्तान है। अब सुल्तान की स्थिति प्रशासन में क्या है? केंद्रीभूत है। ठीक है, केंद्रीभूत का मतलब प्रशासन के केंद्र बिंदु सुल्तान है। सारी शक्तियां सुल्तान के हाथों में केंद्रित होती थीं, चाहे वो कार्यपालिका शक्ति हो, चाहे वो विधायिका शक्ति हो, चाहे न्यायपालिका शक्ति हो, सबका केंद्र बिंदु स्वयं सुल्तान होता था। एक तो यह है, सभी शक्तियों का स्रोत है। दूसरी चीज क्या है सुल्तान की, कि इसका जो पद है वो दैवी प्रकृति का घोषित किया गया कि सुल्तान का पद दैवी प्रकृति का है। आप देखेंगे कि सुल्तान को नियाबते खुदाई कहा गया, यानी वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। जिल्ले अल्लाह कहा गया, यानी वो ईश्वर की छाया है, ईश्वर का दर्पण है। बहुत सारी चीज़ें सुल्तान के लिए कहा गया।
तो सुल्तान का पद किस तरह का घोषित किया गया? दैवी प्रकृति का घोषित किया गया। तो ये सुल्तान की स्थिति है। और सुल्तान किसी भी व्यक्ति को अमीर के पद या अपना मुख्य पदाधिकारी नियुक्त कर सकता था, किसी को भी अमीर के पद से पदच्युत कर सकता था। ये सब उसके अपने विशेषाधिकार होते थे। तो ये सुल्तान की स्थिति प्रशासन में होती थी। अब प्रशासन में अगर देखा जाए तो सुल्तान के पदाधिकारियों के बारे में तो देखिए, सुल्तान के पदाधिकारियों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती थी कि इतने होने ही चाहिए। सुल्तान अपनी इच्छा अनुसार पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता था, ठीक है। और इस काल में अगर देखा जाए तो आधुनिक काल की तरह मंत्रिपरिषद जैसी कोई संस्था नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि सामूहिक उत्तरदायित्व की कोई अवधारणा इस काल में नहीं थी, इसलिए मंत्रिपरिषद जैसी कोई संस्था नहीं थी। हाँ, सुल्तान के सलाहकारों की एक बड़ी संख्या जरूर होती थी। उसमें सरकारी लोग भी होते थे, गैर सरकारी भी होते थे। सुल्तान जिस पर विश्वास करता था उससे सलाह ले सकता था। और इस सलाहकारों की जो भी समूह होता था उसे मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता था। मजलिस ए खलवत, ये क्या है? ये सलाहकारों का समूह होता था, ठीक है। अब जहाँ तक बात पदाधिकारियों की है तो सुल्तान की सहायता के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। उनमें सबसे पहला नाम आता है नायबे मुमालिकात। ये पद है नायबे मुमालिकात। संक्षेप में इसे आप नायब भी कह सकते हैं, लेकिन पूरा नाम अगर देखें तो वो नायबे मुमालिकात है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो पद है, नायब का पद है, बिल्कुल प्रारंभ से नहीं था, ठीक है। इस पद का जो निर्माण हुआ, इस पद का सृजन सबसे पहले बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था। एक तो ये याद भी रखना है कि नायब का पद का सृजन किस सुल्तान ने किया था, तो उत्तर होगा बहराम शाह। एक तो ये पॉइंट। दूसरी चीज़, सल्तनत काल में सबसे पहले नायब का पद किसे मिला था जब नया पद बना? तो इख्तियारुद्दीन ऐतगिन। ये तो बहराम शाह ने इख्तियारुद्दीन ऐतगिन को ही नायब का पद दिया था। तो ये पहला नायब हुआ था दिल्ली सल्तनत के इतिहास में। अब काम क्या है? तो वास्तव में नायब से यहाँ तात्पर्य अगर देखें तो नायब का मतलब होता है उप सुल्तान, डिप्टी सुल्तान। यानी इसका काम क्या है कि सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के कार्यों को संपन्न करना। अगर सुल्तान अनुपस्थित है तो सुल्तान के सभी काम कौन करेगा? नायब करेगा, ठीक है। तो ये इसका काम है। तो ये एक तरह से उप सुल्तान के रूप में रहता था। किसी विभाग का प्रमुख ये नहीं है। तो ये तो इसका कार्य हो गया। अब इसकी स्थिति अगर आप देखेंगे तो वास्तव में जब शक्तिशाली सुल्तान होते थे, यानी सुल्तान शक्तिशाली है, तो नायब का पद महत्वहीन होगा। शक्तिशाली सुल्तानों के समय में नायब का पद क्या होगा? महत्वहीन होगा। और जब सुल्तान कमजोर होगा तब नायब का महत्व बढ़ जाता था, और नायब एक तरह से राज्य का फिर सर्वे सर्वा बन जाता था। सुल्तान नाम मात्र का होता था, सारी शक्ति का उपभोग नायब करता था। तो ये था। तो इसकी स्थिति सुल्तान के व्यक्तित्व पर निर्भर करता था, ठीक है। अब दूसरा पद अगर देखा जाए तो वजीर का होता था। इसके कार्यालय का नाम दीवाने बिजारत होता था। और दीवाने बिजारत का मतलब होता है राजस्व विभाग, वित्त विभाग, ठीक है। तो अब वजीर को अगर देखा जाए तो वजीर का कार्यालय क्या है? दीवाने बिजारत, यानी राजस्व विभाग। तो वजीर राजस्व विभाग का अध्यक्ष है, नंबर एक तो ये जाने। और आय व्यय की व्यवस्था करना, सल्तनत के पूरे अर्थव्यवस्था की देखभाल करना वजीर के हाथों में होती थी। भू राजस्व व्यवस्था देखना, अन्य जितने भी आर्थिक
व्यवस्थाएं हैं वो सब वजीर के हाथ में होती थी। तो राजस्व विभाग का प्रमुख है, राजकीय आय व्यय की देखभाल करना, ये इसका मुख्य कार्य है। ठीक है। अब वजीर के बारे में अगर आप देखें तो वजीर का जो महत्व है, वजीर के पद का महत्व या दीवाने बिजारत विभाग का महत्व अगर देखें तो वजीर के पद का महत्व सबसे ज़्यादा रहा तुगलक काल में। ये प्रश्न आएगा कि दीवाने बिजारत या वजीर का महत्व किस काल में सबसे ज़्यादा था, तो उत्तर क्या देंगे? तुगलक काल। अब तुगलक काल में अगर देखा जाए तो वजीर को न केवल सबसे ज़्यादा सम्मान और प्रतिष्ठा मिली बल्कि सर्वाधिक वेतन भी इसे प्राप्त हुआ। यानी सल्तनत काल में, तुगलक काल में ही वजीरों का वेतन सबसे ज़्यादा रहा है और सबसे ज़्यादा सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। अब देखेंगे कि फिरोज तुगलक ने अपने वजीर, आप देखेंगे तेलंगानी को जो है खाने जहाँ की उपाधि दी, ये एक बड़ा सम्मान है। और उसका जो वेतन होता था वो 13 लाख टंका सालाना होता था। अब आप सोचिए, छोटे मोटे राज्य की इतनी सालाना आमदनी नहीं होती थी जितना कि वजीर का वेतन होता था। और वजीर के पुत्र पुत्रियों को बहुत भारी मात्रा में 4 लाख रुपया सालाना जो है पॉकेट मनी पर्स दिया जाता था। तो ये स्थिति वजीर की होती थी। तो वजीर का महत्व, प्रतिष्ठा, सम्मान का काल कौन था? तुगलक काल। यहाँ सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद आप देखें, वजीर के बाद आप देखेंगे कि आरिज का पद होता था। आरिज यानी इसका विभाग होता था दीवाने अर्ज। दीवाने आरिज भी कह सकते हैं, दीवाने अर्ज कह सकते हैं, एक ही बात है, दोनों ये अलग चीज नहीं है। ठीक है। तो आरिज, दीवाने अर्ज क्या है? ये सैन्य विभाग है। पहली चीज तो ये दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। दीवाने अर्ज प्रारंभ में नहीं था सल्तनत काल में। दीवाने अर्ज की स्थापना सबसे पहले बलबन ने की थी। और ये महत्वपूर्ण हो जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सल्तनत काल में दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो क्या उत्तर देंगे? बलबन ने की। अब आरिज, दीवाने अर्ज का प्रमुख अधिकारी आरिज होता था। आरिज मुमालिक भी कहा जाता था। आरिज ए मुमालिक, ये सैन्य मंत्री था। ठीक है, सेना मंत्री था ये आरिज। तो एक तो ये चीज आप जान लीजिए। अब इसका काम क्या है? ये सैन्य विभाग का अध्यक्ष है, रक्षा मंत्री है। ठीक है, ये सेना का सेनापति नहीं है, ये भी समझ लीजिए, इतना अंतर रखिएगा। ये सेना का सेनापति नहीं है, हाँ, सैन्य विभाग का अध्यक्ष अवश्य है। तो सेना की देखभाल करना, सेना की भर्ती करना, सेना को वेतन देना, सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सेना को सुसज्जित रखना, सेना को अभियानों पर भेजना, ये सारा कार्य जो है आरिज मुमालिक का होता था, दीवाने आरिज का होता था। ठीक है, तो ये सल्तनत काल का सैन्य विभाग था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इसके बाद दीवाने इंसाह, ये एक विभाग होता था। दीवाने इंसाह ये क्या है? ये आलेख एवं पत्राचार विभाग होता था। आलेख एवं पत्राचार विभाग। ठीक है, तो अब दीवाने इंसा का जो महत्वपूर्ण अधिकारी होता था उसे दबीरे खास कहा जाता था। और दबीरे खास को ही अमीर मुंशी के नाम से भी जाना जाता था। ये इस विभाग का हेड होता था। तो दीवाने इंसा क्या है? आलेख या आलेख एवं पत्राचार विभाग। काम क्या है? सुल्तान की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करना, फिर उन सारी आज्ञाओं को विभिन्न संस्थानों तक पहुंचाना, विभिन्न विभागों से पत्राचार करना, सब इस विभाग का कार्य था। और इस विभाग का जो हेड होता था वो क्या कहलाता था? दबीरे खास या अमीर मुंशी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए अन्य पदाधिकारियों के बारे में,
दीवाने रसालत, दीवाने रसालत। अब दीवाने रसालत विभाग को लेकर विद्वानों में मतभेद है। यद्यप कुछ विद्वान इसे धार्मिक मामलों का विभाग मानते हैं, लेकिन चूंकि धार्मिक मामलों का एक अलग विभाग की चर्चा आती है, तो इसलिए कुछ विद्वान इसे विदेश मंत्रालय मानते हैं। ठीक है, विदेश विभाग है, और अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि दीवाने रसालत विदेश मंत्रालय था। ठीक है, इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था वो रसालत ए मुमालिक कहलाता था। ये विदेश मंत्री के रूप में काम करता था। विभिन्न राज्यों से संपर्क स्थापित करना, किससे संधि करना है, किससे युद्ध करना है, किससे कूटनीतिक संबंध स्थापित करना है, कहाँ राजदूत भेजना है, ये सारा कार्य जो है दीवाने रसालत का होता था। ठीक है, फिर इसी तरह सद्र उस सुदूर का पद होता था। अब सद्र उस सुदूर जो है ये धार्मिक मामलों का प्रमुख था, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी ये था। तो सद्र उस सुदूर इस्लाम धर्म का, ये राज्य में इस्लाम धर्म का प्रमुख अधिकारी सद्र उस सुदूर होता था। धार्मिक मामलों में यह सुल्तान का सलाहकार भी होता था, धार्मिक मामलों में सुल्तान को सलाह देता था। और एक काम और था, यह सुल्तान की तरफ से अनुदान दिया करता था, खैरात का वितरण करता था। किसको भूमि अनुदान देना है ये डिसाइड करना इसी का काम था। तो मस्जिदों को अनुदान देना, मदरसों को अनुदान देना, मौलवियों को अनुदान देना, अन्य उलेमा वर्ग को शिक्षा संबंधित लोगों को अनुदान देना, ये सब इसी का काम था। इसी तरह काजी उल कुजात होता था। काजी उल कुजात ये सुल्तान के बाद सल्तनत का सर्वोच्च न्यायाधीश था। ये चीफ जस्टिस था, चीफ जस्टिस ऑफ सल्तनत, काजी उल कुजात। इसका जो न्यायालय होता था दीवाने कजा कहलाता था, दीवाने कजा ये न्यायालय था। और इस्लामी कानून के अनुसार ये सभी प्रकार के विवादों का निर्णय करता था। फिर वकीले दर, वकीले दर का काम क्या होता था, ये शाही परिवार की देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी था। शाही महल की देखभाल करना, उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना, शाही रसोई घर की देखभाल करना, शाही बच्चों के, सुल्तान के बच्चों के शाहजादे शाहजादियों की सबकी देखभाल करना, पूरे सुल्तान के परिवार की देखभाल करना, ये सब इसका काम था। और इसलिए बड़ा रसूखदार अधिकारी, बड़ा प्रभावशाली अधिकारी होता था। इसी तरह अमीर हाजिब होता था। अमीर हाजिब जो है ये दरबारी मामलों का अधिकारी था। दरबार से संबंधित, दरबार की व्यवस्था करना, ये अमीर हाजिब का कार्य था। तो दरबारी मामलों का अधीक्षक था अमीर हाजिब। इसी तरह अमीर आखूर होता था। अमीर आखूर अश्वशाला का प्रधान अधिकारी था। तो राज्य के अधीन जो घोड़े होते थे, अश्वशाला होता था, उसका प्रधान अधिकारी अमीर आखूर होता था। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए, सहना पील, सहना पील हाथियों की देखभाल करने वाला। राज्य में हाथियों का भी एक समूह होता था। भाई युद्ध में हाथी भी प्रयोग किए जाते थे, तो जो हस्तशाला होती थी उसका प्रधान अधिकारी सहना पील होता था। मीरे बहर ये जल बेड़े की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, बरीद मुमालिक, बरीद मुमालिक जो है डाक एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि दीवाने वकूफ एक विभाग होता था। जलालुद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम दीवाने वकूफ विभाग की स्थापना की थी। और इसका मुख्य कार्य अगर देखा जाए तो व्यय से संबंधित विवरण को तैयार करना, खर्चे के विवरण को तैयार करने के लिए एक अलग से विभाग जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था। इसी तरह दीवाने मुस्त खराज,
ये अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग की स्थापना की। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस लिए? जो राजस्व अधिकारी थे, राजस्व अधिकारियों पर नियंत्रण रखने के लिए, उन पर बकाया राशि वसूल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। दीवाने रियासत ये वाणिज्य मंत्रालय था और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को संचालित करने के लिए, देखभाल करने के लिए दीवाने रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की थी। ठीक है। फिर दीवाने कजा तो हो गया। दीवाने अमीर कोही, तो दीवाने अमीर कोही क्या है? ये तो है कृषि विभाग। और मोहम्मद तुगलक ने सर्वप्रथम राज्य में ये कृषि विभाग की स्थापना की थी। कृषि की देखभाल करना, भू राजस्व की वसूली करवाना, ये सब काम जो है दीवाने अमीर कोही का होता था। इसी तरह दीवाने बंदगान, ये दासों का विभाग था। दीवाने बंदगान, दासों का विभाग। फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम दासों की देखभाल के लिए ये विभाग स्थापित किया था। तो ये कुछ अलग अलग सुल्तानों के समय में स्थापित किए गए कुछ विभाग भी थे, वो भी हमने चर्चा की। कुछ छोटे स्तर के भी पदाधिकारी थे, उनमें जैसे सरे जानदार, ये कौन है? एक सुल्तान की जो अंगरक्षक सेना होती थी, सुल्तान के अंगरक्षक सेना के जो प्रधान होते थे वो सरे जानदार कहलाते थे। इनकी संख्या 2 होती थी। ठीक है, एक तो ये। दूसरी चीज़ अमीर तुजुक होते थे। अमीर तुजुक ये क्या थे? वास्तव में ये शाही चिन्हों की देखभाल करने वाले, शाही प्रतीकों को सुरक्षित रखना, उनकी देखभाल करना, ये अमीर तुजुक का कार्य होता था। अगाची ये सुल्तान के निजी सेवक होते थे। ठीक है, तो ये कुछ अन्य पदाधिकारी थे। तो हमने आपको केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सुल्तान के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में चर्चा की। तो ये केंद्रीय प्रशासन के बारे में हमने आपको बताया। अब हम आपको प्रांतीय एवं अन्य स्थानीय प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रांतीय एवं अन्य स्थानीय प्रशासन। देखिए, पूरी जो सल्तनत है ये अनेक प्रांतों में विभक्त थे जिन्हें विलायत कहा जाता था। विलायत का मतलब प्रांत। ठीक है, अब कहीं कहीं इनको इक्ता शब्द का भी बोलचाल में प्रयोग किया गया है। विलायत को अनेक सिकों में बांटा गया था। सिक का मतलब होता है जिला। फिर सिकों को आप देखेंगे कि सदी में बांटा गया था, जिसे परगना शब्द कह सकते हैं। और फिर प्रशासन के सबसे निचले स्तर पर नगर एवं गांव होते थे। इस तरह से ये प्रशासनिक इकाइयों का बंटवारा किया गया। ठीक है, तो सल्तनत काल में प्रांतों के लिए विलायत शब्द का प्रयोग हुआ। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में 28 या 29 विलायतों का उल्लेख मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा 28 या 29 विलायतें थीं। अब विलायत का प्रशासन कैसे चलता था? तो सुल्तान प्रत्येक विलायत में यानी प्रत्येक प्रांत में आप देखेंगे कि मुक्ता या वली नामक अधिकारी की, कुछ लोग इक्तेदार भी बोलते थे, मुक्ता वली या इक्तेदार नामक अधिकारी की नियुक्ति की करता था। एक तरह से ये प्रांतपति है। तो सुल्तान द्वारा प्रत्येक विलायत में एक प्रांतपति की नियुक्ति की जाती थी जिसे मुक्ता वली या इक्तेदार कहा जाता था। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके अधिकारों की बात है कि मुक्ता वली या इक्तेदार के क्या अधिकार थे। तो इसे सैनिक,
न्यायिक और राजस्व संबंधी अधिकार प्राप्त थे। सैनिक अधिकार का मतलब अपने अधीन ये सेना रखता था, राजस्व वसूली का अधिकार था, न्याय करने का अधिकार था। ठीक है, तो ये इसका कार्य था। और ये अपने राज्य से जो भी आमदनी होती थी, सारा खर्च निकालने के बाद जो शेष बचता था, जिसे फाजिल कहा जाता था, फाजिल या फवाजिल, ये शेष धनराशि उसे सुल्तान के खजाने में जमा कर देता था। अब प्रत्येक विलायत के अंतर्गत अनेक जिले होते थे, जिले को सिक कहा जाता था। सिक का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। तो प्रत्येक सिक में एक सिकदार की नियुक्ति, ये जिले का प्रमुख अधिकारी है। और जो सिकदार होगा वो मिलिट्री रैंक का अधिकारी होता था। एक सैनिक अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जाता था और अपने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना इसका मुख्य कार्य होता था। सदी या परगना, प्रत्येक सिक में अनेक सदी या परगना होते थे। परगना का प्रमुख अधिकारी आमिल होता था। यह अपने परगने में प्रशासन की देखभाल करता था, राजस्व वसूली करवाता था। अब इसके अतिरिक्त नगर और गांव, तो सल्तनत में अनेक नगर होते थे। प्रत्येक नगर में सुल्तान द्वारा कोतवाल नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। तो नगर का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? कोतवाल। ये नागरिक प्रशासन भी देखता था, सुरक्षा भी देखता था। और कोतवाल भी मिलिट्री रैंक का व्यक्ति था, यानी एक सैनिक अधिकारी को ही कोतवाल के पद पर नियुक्त किया जाता था। ठीक है, नगर की पूरी व्यवस्था इसके हाथ में होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होते थे, विलेज, ग्राम। ठीक है, अब गांव में अपनी परंपरागत व्यवस्था होती थी। और आप देखेंगे कि प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम कहा जाता था। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुकद्दम। और प्रायः इसका पद वंशानुगत होता था, मुकद्दम का पद। और अपने गांव की पूरी व्यवस्था ये मुकद्दम देखता था। गांव से राजस्व वसूली करवाना, गांव की सुरक्षा व्यवस्था देखना, गांव की अन्य सफाई सुरक्षा व्यवस्था देखना, ये सारे काम इसके। गांव में विवाद होता है तो न्याय करना, तो ये सब मुकद्दम गांव की व्यवस्था देखता था। तो ये अन्य स्थानीय प्रशासन के बारे में हमने बताया, अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ थीं ये। अब आगे हम सल्तनत कालीन कुछ व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले सैन्य व्यवस्था। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में अगर देखें, देखिए, सल्तनत काल में सेना की देखभाल के लिए दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज नामक विभाग स्थापित था, सैन्य विभाग। और सर्वप्रथम बलबन ने इसकी स्थापना की थी। ये सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था, लेकिन सेना का प्रमुख सेनापति नहीं होता था। अब प्रश्न आता है, सेना का मुख्य सेनापति कौन? तो सल्तनत काल में सेना का मुख्य सेनापति स्वयं सुल्तान होता था। ठीक है, और किसी भी अभियान के लिए सुल्तान किसी भी व्यक्ति को सेनापति को नियुक्त कर सकता था। तो ये अब आप देखेंगे कि सल्तनत काल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था में सुधार किए। और हमने आपको बताया भी था कि इसने सैनिकों को नकद वेतन देने की व्यवस्था की, सैनिकों का हुलिया रखने की व्यवस्था प्रारंभ की, और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, दाग प्रथा। तो ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ठीक है, तो ये सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सल्तनत कालीन जो सेना थी उसके दो प्रकार थे। नंबर 1, हस्मे कल्ब। ये सल्तनत कालीन सेना का एक प्रकार ये हस्मे कल्ब था। इसका मतलब होता है केंद्रीय सेना, जो केंद्र में है, सुल्तान के अधीन। सुल्तान के पास जो बड़े बड़े अमीर होते थे, यानी सैन्य अधिकारी, उनके अधीन।
और दूसरी हस्मे अतरफ। हस्मे अतरफ का मतलब है प्रांतीय सेना, ठीक है। ये प्रांतों में जो सूबेदार होते थे उनके अधीन ये सेना होती थी, प्रांतीय सेना, ठीक है। तो हस्मे कल्ब और हस्मे अतरफ, ये दो प्रकार की सेना की चर्चा मिलती है। अब सल्तनत कालीन सेना का वर्गीकरण अगर देखें तो सल्तनत कालीन एक विद्वान जियाउद्दीन बर्नी, तो बर्नी ने जो है सल्तनत कालीन सेना का वर्गीकरण अपने तरीके से किया है। और इसके अनुसार सेना की सबसे छोटी इकाई 10 घुड़सवारों की होती थी, 10 सवार की। और 10 सवार का जो अधिकारी होता था वो सरे खैल कहलाता था। यानी सरे खैल एक सैनिक अधिकारी जिसके अधीन 10 सवार होंगे, और ये सबसे छोटी इकाई थी सेना की। फिर 10 सरे खैल जो है एक सिपह सालार के अधीन होंगे, एक सिपह सालार, यानी एक सिपह सालार के अधीन 10 सरे खैल होंगे। फिर 10 सिपह सालार जो है वो एक अमीर के अधीन होंगे, ठीक है। एक अमीर के अधीन 10 सिपह सालार होते। फिर 10 अमीर जो है एक मलिक के अधीन होंगे। मलिक अधिकारी, सैन्य अधिकारी है, इसके अधीन 10 अमीर। और 10 मलिक जो है एक खान के अधीन होंगे। और सभी खान, चाहे एक हो, 2 हो, 3 हो, सभी खान जो है सुल्तान के अधीन होते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बर्नी ने सेना का वर्गीकरण किया है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत किलों का भी विशेष महत्व होता था। किला देखिए, जिस तरह से सेना सल्तनत की सुरक्षा करते थे, उसी तरह सेना की सुरक्षा किले करते थे। यानी किला का निर्माण का उद्देश्य सेना की सुरक्षा ये होता था। और सल्तनत काल में समय समय पर किलों का निर्माण हुआ। बर्नी उल्लेख करता है कि बलबन पहला सुल्तान था जिसने किलों के निर्माण की तरफ ध्यान दिया, और इसने पश्चिमोत्तर सीमा पर लाहौर, अटक, दीपालपुर आदि स्थानों पर किले बनवाए। आंतरिक भागों पर भी इसने किलों का निर्माण कराया। तो बलबन पहला सुल्तान जिसने किलों का निर्माण कराया। आगे अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का किला बनवाया, और फिर इस तरह के सल्तनत काल में अनेक किले बने। किला का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे भी कोतवाल कहा जाता था। कुछ मुफरिद नामक अधिकारी भी होते। तो किले में कोतवाल एवं मुफरिद नामक अधिकारी होते थे जो किले की देखभाल करते थे। तो किले का भी सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता था। अब सल्तनत कालीन सेना में अगर देखें युद्ध के दौरान कुछ प्रयुक्त शब्दावली, तो युद्ध के दौरान कुछ अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता था, जैसे मगरिब, मंजनिक, अर्रादा। इनको अगर देखें तो ये क्या होते थे, ये पत्थर एवं आग फेंकने वाले यंत्र होते थे। तो ये जो यंत्र हैं ये शत्रुओं के बीच में पत्थर और आग फेंकते थे। तो इनका प्रयोग युद्ध के दौरान किया जाता था, ठीक है। इसी तरह चरख का उल्लेख आता है। यह शिला प्रक्षेपास्त्र होता था, यानी एक पत्थर का उपकरण होता था। और
पत्थर के उपकरण था जो शत्रुओं के ऊपर प्रहार किया जाता था। इसी तरह गरगज, ये एक चलायमान मंच होता था। ठीक है, चलायमान मंच, शत्रुओं के किले पर घेरा डालने में इसका प्रयोग किया जाता था। सबत, यह सुरक्षित गाड़ी होती थी और इसमें सैनिक सुरक्षित रहते थे। फलाखून, ये गुलेल होता था, युद्ध में गुलेल का भी प्रयोग किया जाता था। तो ये कुछ शब्दावली हैं जिनका प्रयोग सल्तनत काल में किया गया है। तो ये हमने सैन्य व्यवस्था के बारे में चर्चा की। अब हम आपको न्याय व्यवस्था के संदर्भ में बताएंगे सल्तनत कालीन न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, देखिए सल्तनत काल में मुख्यतः सुल्तानों ने इस्लामी कानून को लागू किया। दिल्ली के सुल्तानों ने इस्लामी कानून को लागू किया। जो इस्लामी कानून है इसके 4 स्रोत बताए गए हैं: कुरान, हदीस, इजमा और कयास। ठीक है, ये 4 स्रोत हैं, कुरान, हदीस, इजमा और कयास के। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है, दैवी ग्रंथ है, दैवी रहस्यों का उद्घाटन है। हदीस, इस ग्रंथ में धर्म और कानून के संदर्भ में पैगंबर मोहम्मद साहब की मान्यताएं और निर्देश संकलित हैं। इजमा, पहले 2 स्रोतों के आधार पर मुस्लिम न्यायविदों के निर्णय इसमें संकलित है। कयास, तर्क और विश्लेषण के आधार पर यह कानून की व्याख्या करने का तरीका है। तो ये इस्लामी कानून के 4 स्रोत। अब जो सल्तनत काल में मुसलमान थे वो इस्लामी कानून से ही शासित होते थे अनिवार्य रूप से। लेकिन हिंदू जो है तो हिंदू व्यक्तिगत रूप से जो इनके सामाजिक धार्मिक मामले होते थे ये अपने हिंदू कानून से शासित होते थे। ठीक है, मुसलमानों पे तो अनिवार्य रूप से इस्लामी कानून, लेकिन हिंदू जो है अपने सामाजिक और जो धार्मिक मामले होते थे वो हिंदू कानून से शासित होते। लेकिन यदि किसी विवाद में एक पक्ष हिंदू है और एक पक्ष, दूसरा पक्ष मुसलमान या राज्य है तो उस हिंदू पर भी अगर ये मामला है तो इस हिंदू पर भी इस्लामी कानून लागू होगा। ठीक है, ये सल्तनत काल की व्यवस्था थी। अब सल्तनत काल में न्याय का सर्वोच्च व्यक्ति सुल्तान था। सुल्तान के न्यायालय को दीवाने मजालिम कहा जाता था। दीवाने मजालिम, ये सुल्तान का न्यायालय था और सभी सुल्तान न्यायप्रिय होते थे और सबको न्याय मिल सके इसके लिए व्यवस्था करते थे। आप देखेंगे कि मोहम्मद तुगलक दंड देने में सबसे प्रवीण सुल्तान था। इन जितने भी सुल्तान हुए उनमें दंड देने में सबसे प्रवीण सुल्तान कौन हुआ? मोहम्मद तुगलक। और दंड देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने दीवाने सियासत नामक एक विभाग भी बनाया था। दीवाने सियासत, ये क्या था? दंड विभाग था। तो इस तरह से सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सुल्तान के नीचे काजी उल कुजात का न्यायालय होता था और सुल्तान के बाद यही सल्तनत का सर्वोच्च न्यायाधीश था और इस्लामी कानून के अनुसार सभी प्रकार के विवादों का निर्णय करता था। इसके न्यायालय को दीवाने कजा के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
बाकी स्थानीय स्तर पर प्रांतों में मुक्ता या वली सर्वोच्च न्यायाधीश है। फिर प्रत्येक प्रांत में एक काजी भी होता था जो अपने प्रांतीय विवादों को देखता था। प्रत्येक जिले में, सिख में एक काजी होता था, परगने में काजी होता था। तो गांव की व्यवस्था ग्राम पंचायत होती थी, मुकद्दम ग्राम पंचायत की सहायता से विवादों का निर्णय करता था। तो इस तरह से न्याय की व्यवस्था थी। इस काल में दंड व्यवस्था कठोर थी। यद्यपि फिरोज तुगलक ने राजनीतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन अवश्य किया था। अब हम आपको सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था बताते हैं। सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था। देखिए, सल्तनत काल की जब स्थापना हुई तो स्थापना होते ही पुरानी भू राजस्व व्यवस्था तुरंत समाप्त नहीं हुई, बल्कि प्रारंभ में जो हिंदू जमींदार, पराजित हिंदू राजा थे, वही सल्तनत को वार्षिक कर देते थे और वो पुरानी परंपरा के अनुसार किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम राज्य की आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पहला दिल्ली का सुल्तान है जिसने भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन किया। इसने भूमि की पैमाइश कराई, प्रति बिस्वा उपज का निर्धारण किया और प्रति बिस्वा को आधार बनाकर उपज का 1/2 भाग इसने कर निर्धारित कर दिया। इसने अनुदान में दी गई भूमियों को वापस ले लिया, खालसा भूमि का विस्तार किया। तीसरी चीज, जमींदारों के अधिकारों को समाप्त कर उनकी जमीन पर भी कर लगा दिया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के सुधार थे। फिर आगे गयासुद्दीन तुगलक के समय में भू राजस्व व्यवस्था में कमी की गई, जमींदारों के कुछ अधिकारों को वापस किया गया। ठीक है, अब सल्तनत काल में अगर आप देखें भूमि का स्वरूप, तो देखिए सल्तनत काल में भूमि के कई स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। जैसे नंबर 1, खालसा भूमि। कई बार चर्चा आती है खालसा भूमि की, तो ये क्या है? तो खालसा भूमि का मतलब सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि। ठीक है, जिस भूमि पर सुल्तान का प्रत्यक्ष नियंत्रण, अर्थात जिस भूमि का राजस्व सीधे सुल्तान के खजाने में जमा हो, उस भूमि को खालसा भूमि का नाम दिया गया। और सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार हुआ। दूसरा, इक्ता भूमि। अब इक्ता भूमि क्या है? देखिए, सुल्तान द्वारा बड़े बड़े सैन्य अधिकारी जिनको अमीर कहा जाता था, तो सुल्तान द्वारा अमीरों को उनके वेतन और सैनिक रखरखाव के लिए एक विशेष भू राजस्व क्षेत्र दिया जाता था। उसी भू राजस्व क्षेत्र को इक्ता कहा जाता था। ठीक है, और इक्ता भूमि से जो भी आमदनी होती थी, वो जो अमीर होते थे वो अपना खर्च निकालते थे, वेतन निकालते थे। जो बच जाता था, जिसे फाजिल या फवाजिल कहा जाता था, वो केंद्रीय खजाने में जमा कर देते थे। तीसरा, मदद ए मास। अब मदद ए मास क्या है? ये अनुदान में दी गई भूमि। ठीक है, राज्य के द्वारा शैक्षणिक व्यक्तियों को, धार्मिक व्यक्तियों को, धार्मिक संस्थानों को, शैक्षणिक संस्थानों को, अन्य लोगों को जो अनुदान दिया जाता था वो मदद ए मास। और इस भूमि का जो भी लाभ होता था, ये कर मुक्त भूमि होती थी, इसका लाभ अनुदान ग्राही को मिलता था। इससे राज्य को आमदनी नहीं होती थी। चौथा, अधीनस्थ हिंदू राजाओं के नियंत्रण वाली भूमि।
जो सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने वाले हिंदू राजा थे, उनके नियंत्रण में भूमि थी और इस भूमि से वो हिंदू राजा कर वसूल करते थे और इसका एक अंश वार्षिक कर के रूप में सुल्तान के पास भेजते थे। इस तरह से आप देखेंगे कि सल्तनत काल में ये भूमि के स्वरूप थे। ठीक है, तो भूमि के स्वरूपों के बारे में हमने चर्चा की। अब सल्तनत काल में कर निर्धारण पद्धति, कर निर्धारण पद्धति, ठीक है, यानी सल्तनत काल में किस पद्धति से भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था, ये प्रश्न। तो सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण के लिए कई पद्धतियां समय समय पर अलग अलग क्षेत्र में प्रचलित रहीं। जैसे नंबर 1 बटाई पद्धति। ठीक है, अब ये बटाई पद्धति, बंटवारा पद्धति। अब इस काल में राज्य और किसान के बीच फसल का बंटवारा होता था, वो बटाई पद्धति। और ये पद्धति ये बंटवारा 3 प्रकार से हो सकता था। एक खेत बटाई, इसका मतलब ये है कि खेत में खड़ी फसल का ही बंटवारा। अभी खेत में फसल खड़ी है और राज्य के अधिकारी आएंगे, उसका बंटवारा कर लेंगे, राज्य का हिस्सा अलग और किसान का हिस्सा अलग। दूसरा लंक बटाई। लंक बटाई क्या है? जब फसल कट जाती है तो कटी फसल का बंटवारा कर लेते, बराबर गट्ठर बांध लिए, किसान का हिस्सा अलग कर दिए, राज्य का हिस्सा अलग कर दिए। और तीसरी रास बटाई। अब रास बटाई क्या होता था? जब किसान खलिहान में अपना अनाज तैयार कर लेता था तो तैयार अनाज का बंटवारा कर लिया जाता था। तो ये 3 प्रकार में से किसी प्रकार से ये बंटवारा हो जाता था, तो यही बटाई पद्धति है। इस तरह से भू राजस्व, और सल्तनत काल में ये सबसे लोकप्रिय पद्धति, ये याद रखिएगा। प्रश्न आएगा कि सल्तनत काल में कर निर्धारण की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति निम्न से कौन थी? तो उत्तर क्या देंगे? बटाई पद्धति। ठीक है। नंबर 2 मसाहत पद्धति। अब ये मसाहत पद्धति विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ठीक है, उसी के काल में ये चली। अब ये क्या है? नाप जोख के आधार पर कर निर्धारण की पद्धति है। इसमें प्रति बिस्वा, भाई भूमि की नाप की गई, नाप की इकाई बिस्वा को माना गया, बिस्वा। ठीक है, और प्रति बिस्वा उपज का निर्धारण कर लिया कि एक बिस्वा में कितनी उपज होगी, और फिर उसी आधार पर किसानों पर उपज का 1/2 भाग कर निर्धारित कर दिया जाता था। तो ये मसाहत पद्धति किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, जो नाप जोख पर आधारित थी। मुक्ताई पद्धति। कुछ क्षेत्रों में ये पद्धति, जैसे उदाहरण के लिए बंगाल में इस तरह की पद्धति देखने को मिलती है, और तो अन्य क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ती। इसमें क्या होता था कि राज्य के द्वारा जमींदारों पर कर निर्धारित कर दिया जाता था। जमींदार कर देने के लिए उत्तरदायी होंगे, फिर जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किसानों पर कर लगाते थे। तो ये बांट जोख की जो पद्धति थी, मुक्ताई पद्धति होती थी। ठीक, इसी तरह कनकूत पद्धति। सल्तनत काल के अंत में इस पद्धति की चर्चा मिलती है, कनकूत पद्धति। इसमें क्या होता था कि जो राजस्व अधिकारी थे वो अपने क्षेत्र में 3 बराबर भूखंड का चयन करते थे, उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी, निम्न श्रेणी का। ठीक है, और फिर तीनों प्रकार की बराबर भूखंडों का औसत उपज निकाल करके अपने पूरे क्षेत्र में लागू कर देते थे। इसी को कनकूत पद्धति कहते थे। लेकिन इन सभी पद्धतियों में सबसे लोकप्रिय पद्धति बटाई पद्धति थी। तो ये सल्तनत काल में कर निर्धारण की पद्धति, कैसे कर निर्धारित किया जाता था। अब इस काल में प्रचलित प्रमुख कर, सल्तनत काल के प्रमुख कर कौन थे? तो सल्तनत काल में
प्रचलित प्रमुख करों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, सल्तनत काल में अनेक प्रकार से राज्य की आमदनी होती थी। आय के अनेक स्रोत होते थे। उन स्रोतों में अगर देखा जाए तो सबसे पहला नाम खराज, खराज को खिराज भी बोलते थे, खराज या खिराज। अब ये है क्या खराज खिराज? सल्तनत काल में हिंदू किसानों से या गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भू राजस्व, लगान, तो सल्तनत काल में हिंदुओं पर जो भूमि कर लिया जाता था, लगान लिया जाता था, उसे खराज या खिराज बोलते थे। और सामान्यतः ये उपज का 1/3 होता था। सामान्य दर ये थी। अपवाद रूप में आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 1/2 भाग लिया था, ठीक है। लेकिन सामान्य दर पूछी जाए या सल्तनत काल में खिराज की दर क्या थी, तो 1/3 ही बताना है, ठीक है। इसी तरह उस्र नामक कर, ये क्या था? ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व था। जो मुसलमानों से जो लगान लिया जाता था वो उस्र कहलाता था। इसकी दर कम होती थी, 1/5 से 1/10 के बीच में, ठीक है। ये उस्र होता था, ठीक है। तो खराज हो गया, उस्र हो गया, ठीक है। इसी तरह जजिया, जजिया नामक एक कर होता था। अब जजिया के बारे में अगर देखें तो सल्तनत काल में बड़ा चर्चित या मध्यकाल में बड़ा चर्चित कर रहा है। पहली चीज तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला व्यक्ति कर है, व्यक्ति पर लगता था। तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला व्यक्ति कर है। यह मुख्यतः सल्तनत काल में गैर मुसलमानों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के बदले में लिया जाने वाला कर है। ये कोई धार्मिक कर नहीं है, ये भी ध्यान में रखिए। और इस कर की ये व्यवस्था थी, गैर मुसलमानों में भी स्त्री, बच्चे, वृद्ध, अपंग, ब्राह्मण, ये जजिया कर से मुक्त होते थे। इन पर जजिया नहीं लगता था। इनके अतिरिक्त जो लोग होते थे उन पर जजिया लगता था। जो लोग जजिया देते थे उन्हें जिम्मी कहा जाता था। जजिया देने वाला क्या कहलाता था? जिम्मी कहलाता था, ठीक है। और इसकी 3 दरें थीं, ठीक है। 40 टंका अमीर हिंदुओं से, 20 टंका मध्यम वर्ग के हिंदुओं से और 10 टंका वार्षिक गरीब हिंदुओं से। तो अमीरों से 40 टंका सालाना, मध्यम वर्गीय लोगों से 20 टंका सालाना, गरीब लोगों से 10 टंका सालाना लिया जाता था। ये दर थी। आप देखेंगे कि सल्तनत भारत में सबसे पहले अब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हिंदुओं से जजिया वसूल किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने हिंदुओं से जजिया लिया था? तो मोहम्मद बिन कासिम, सिंध के हिंदुओं से जजिया वसूल किया था। इस संदर्भ में एक पॉइंट और याद रखना है कि फिरोज तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, जबकि ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त हैं। लेकिन उसके बावजूद फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो ये हमने जजिया के संदर्भ में आपको बताया। अब इसी तरह राज्य की आमदनी का एक स्रोत खुम्स हुआ करता था। खुम्स, इसे माले गनीमा भी कहा जाता था, ठीक है। अब खुम्स या माले गनीमा क्या होता था? जब सैन्य अभियान होते थे, शासक द्वारा सैन्य अभियान किया जाता था, तो सैन्य अभियानों के समय शत्रु राज्य से जो लूटी गई संपत्ति होती थी, तो लूटी गई संपत्ति में राज्य का हिस्सा,
तो लूटी गई संपत्ति में जो राज्य का हिस्सा होता था वो खुम्स कहलाता था। शरीयत, शरीयत क्या है? इस्लामी कानून। शरीयत के अनुसार 1/5 राज्य का होना चाहिए और 4/5 सैनिकों का होना चाहिए। यह शरीयत यानी इस्लामी कानून बताता है। लेकिन सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ये ऐसे 2 सुल्तान हुए जिन्होंने 4/5 स्वयं लिया और 1/5 जो है वो सैनिकों को दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये खुम्स होता था, इसी को माले गनीमह के नाम से जाना जाता था। कुछ अन्य का भी जिनकी चर्चा हम करते हैं कि अन्य बचे हुए कर क्या हैं, तो आप देखेंगे इनमें एक है जकात। जकात धार्मिक कर है। कैसा कर है? धार्मिक। और जकात जो है ये धनी मुसलमानों से लिया जाता था। मुसलमानों से लिया जाएगा और मुसलमानों के हित में ही खर्च किया जाएगा। मस्जिद में, मदरसे में, गरीब मुसलमानों के लिए। तो इसलिए ये धार्मिक कर था। और धनी मुसलमान अपनी आमदनी का 2.5% या 40वां भाग ये जकात देते थे। ठीक है, तो ये जकात एक धार्मिक कर था। इसी तरह हर्ब ए सर्ब, ये क्या था? सिंचाई कर। और ये उपज का 1/10 लिया जाता था। फिरोज तुगलक ने जब राज्य में बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया तो उसने किसानों पर हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था, जो उपज का 1/10 लिया जाता था। इसके अतिरिक्त चरी, घरी। तो चरी और घरी, चरी का मतलब है चरागाह पर लगने वाला कर। जब पशु चरागाह जाते हैं जंगल में चरने के लिए तो राज्य उन पर कर लगाता था। घरी हाउस टैक्स है, घर पे लगने वाला कर। और ये दोनों कर आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे, अन्य किसी सुल्तान ने नहीं लगाए थे। तरकात, तो सल्तनत काल में तरकात नामक आमदनी का एक स्रोत था। सल्तनत काल में जब कोई लावारिस संपत्ति होती थी, जिसका कोई वारिस नहीं होता था, तो राज्य उसे जब्त कर लेता था और राज्य द्वारा जब्त की गई लावारिस संपत्ति से जो आमदनी होती थी वही तरकात कहलाती थी। तो ये हमने आपको सल्तनत काल में प्रमुख करों के बारे में बताया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज हमने आपको सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में बताया। केंद्रीय प्रशासन, सुल्तान उसके पदाधिकारियों के बारे में, प्रांतीय प्रशासन के बारे में हमने बताया, फिर आपको स्थानीय प्रशासन के बारे में, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो यह सल्तनत काल का प्रशासन हमने पूरा आपको बता दिया। कल हम आपको सल्तनत कालीन संस्कृति के संदर्भ में बताएंगे, जैसे साहित्य के बारे में, स्थापत्य कला, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, ये सब चीज़ें एक एक करके बताई जाएंगी। और आज हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।